सुरेंद्र जी कहाँ हो आजकल? राम राम साहब। राम राम। मधुशान फोन करने हाँ आए तो इसमें क्या है तगड़ो खबर है देव टीम ले आई थी उनकी देखो राम प्रसाद जी जा रही आवाज उठा जाए हाँ जोधपुर जावा सा कल कोई प्रोग्राम है। कल एक किसान काल दर्शन को उद्घाटन है महाराज सूरजमल जयंती में 25 दिसंबर मोचर हाँ नमस्कार। 11:30 हो गए हैं।
और आज का सेशन रिकॉर्डेड है, इसलिए सभी भाषा बोलने और चिंतन में अपना संयम बनाए रखें। पहले मैं अपनी बात को रखूंगा कि क्या लोकसभा में और राज्यसभा में कार्रवाई हुई। ज्यादा तो नहीं हुई, लेकिन जो भी हुई और जो बिल निकले वो बहुत ही जनता के हिसाब से सोचने के लिए निकले हैं। हाँ, 18 तारीख को पहले इनका लोकसभा की कार्रवाई को मैं बता दूं। थोड़ी उत्पत्तियां दिखाई तो हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया, फिर वापस बैठे और फिर इन्होंने पोस्ट ऑफिस का एक बिल निकाला जो पहले राज्यसभा में निकला था, अपन ने पहले डिस्कशन किया था। पोस्ट ऑफिस वाले बिल में मोटा मोटा जो था, क्योंकि अब विपक्ष का तो कोई था नहीं, राज्यसभा में पहले ये थोड़ा विपक्ष वालों ने कुछ बातें बता दी थी, इसलिए मेरे ध्यान में है। 1,64,1.64 लाख डाकघर है। मोटा इन्होंने ये कहा कि पहले सिर्फ डाक का काम होता था, तो डाक के काम को हमने सर्विस में कन्वर्ट कर दिया, सेवा के काम, यानी सेवा भी पोस्ट ऑफिस करेगा। बैंकिंग सेवा है, ड्रोन से आपका ट्रांसपोर्टेशन का है, और इसी तरह से कुछ ऐसे डाक वाले मामले में ये हुआ। विपक्ष का इसमें पहले जब राज्यसभा में आया था, यहाँ तो विपक्ष था ही नहीं क्योंकि 92 सस्पेंड हो गए थे। वहां इन्होंने ये कहा था कि भाई आप जो है, ये एक धारा थी 9 और 10, क्या आप इसमें से चाह रहे हैं कि भाई हम इनको खोल लें पैकेट को, ये क्यों डाल रहे हो? तो इन्होंने कहा देखो, देश हित और राष्ट्र हित के लिए जरूरी है कि कौन सा माल कहाँ जा रहा है, इसलिए हमें इस पर नजर रखनी है। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जितने भी पैकेट है उनको खोलेंगे और ड्रोन से सप्लाई हो जाएगी। जैसे एक सांसद ने ये कहा था साहब के यहाँ कोई प्रसाद है, रामलला का प्रसाद है, भेजना हो तो ड्रोन से भेज देंगे, तिरुपति बालाजी वाला प्रसाद आ जाएगा। इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन का भी एरा डाल दिया और बैंक की सर्विस तो इसमें डाली है। ये करके पोस्ट ऑफिस का बिल 18 तारीख को इन्होंने पास कर दिया। फिर मैं राज्यसभा में आऊं तो राज्यसभा में श्रीलंका का डेलीगेशन आया हुआ था उसमें। तो पहले उनके नाम ठाम बोले कि ये आए हुए 15-20 लोग थे, और डेलीगेशन का परिचय होने के बाद में हुआ तो वही तख्तियां लेके खड़े थे। तो फिर वो जिस तरीके से श्रीलंका का डेलीगेशन के साथ इन्होंने 2 PM तक वो हल्ला रहा, तो 2 PM तक श्रीलंका वाले भी चले गए, 2 PM तक इन्होंने हाउस को एडजॉर्न कर दिया। उसके बाद में इन्होंने बिल लाए जम्मू कश्मीर का सेकंड रिजर्वेशन। पहले एक जम्मू कश्मीर का डिस्कशन कर चुके हैं, इसके अंदर एक रिजर्वेशन के अंदर, क्योंकि अब खाता खुला हो गया तो फ्री हो गया, तो जो चाहो वो करवा लो, जाति करती गवर्नमेंट है, जो चाहे वो बिलों पे ठप्पा लगाओ। 2 मिनट में जम्मू कश्मीर का एक रिजर्वेशन और रीऑर्गेनाइजेशन का बिल था, उसको पास कर लिया गया। अमेंडमेंट इसमें यह था कि महिलाओं के लिए कुछ सीटें इन्होंने रिजर्व कर दी, ताकि जनरल कोटे में पहले पंडितों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए की थी, तो महिलाओं के कोटे में और डाल दी तो इनका थोड़ा बढ़ जाए। किसी भी तरीके से ये जीतने का जम्मू कश्मीर की अपने सत्ता लेने के हिसाब से है। तो बाद में इन्होंने खड़गे बोलना चाह रहा था, उसको बोलने नहीं दिया। खड़गे को चैम्बर में बुलाया तो इन्होंने कहा आप चैम्बर में आए नहीं, तो धनखड़ साहब बड़े नाराज हुए और इन्होंने भी कुछ सस्पेंड कर दिए। ऐसे करके 18 तारीख का तो ये मामला हुआ। अब 19 तारीख को लोकसभा लगी तो फिर तख्तियां लेके आ गए। फिर वही कहानी, प्रधानमंत्री की फोटो पे ऑब्जेक्शन, 12 बजे हटे गए, फिर 2 बजे आए। ऐसे करके 2-3 बार आने के बाद में इन्होंने रिपोर्टें वगैरह कुछ रखवा दी, कुछ पेपर रखवा दिए। 49 सांसदों को यहाँ सस्पेंड कर दिया। वापस करने के बाद में इन्होंने नेशनल कैपिटल टेरिटरी का स्पेशल प्रोविजन का बिल निकाला, यानी केजरीवाल की सत्ता में से कुछ कब्जा करना है जमीन का, इस तरीके का, तो इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। झुग्गी झोंपड़ी हो रही है, तो इस बिल को लेकर के और सेकंड अमेंडमेंट इन्होंने कर दिया, तो नेशनल ये पास कर दिया, करना ही तो विपक्ष में था। फिर बाद में इन्होंने एक दूसरा बिल पास कर दिया 19 तारीख को ही, सेंट्रल GST के मामले में।
सेंट्रल जीएसटी में बिल के अंदर मोटी मोटी भावना ये थी इनकी कि करीब 35,000 मुकदमे राज्यों के चल रहे हैं कोर्ट में। तो तमिलनाडु के कोर्ट ने कहा यार आप इनको कुछ सही करो, इनका मामला करो। तो इतने मुकदमे है वो, तो इन्होंने एक गेम खेला और वो गेम ये था कि ट्रिब्यूनल बना दो। ट्रिब्यूनल में एक आदमी गवर्नमेंट का होगा, एक आदमी जो है कुछ राज्य का होगा। इस तरह से ट्रिब्यूनल में इनकी वो खांचा पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं वो चला करके मनी बिल जो है इसको घोषित कर दिया ताकि राज्यसभा की इसमें टांग नहीं है। मनी बिल वो बिल होता है जो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा पास नहीं भी करे तो 14 दिन के बाद में पास हुआ मान लिया जाता है। ये मनी बिल की खासियत है, ये इनका गेम होता है बिल पास करने के अंदर। वैसे तो मैं आपसे थोड़ा सा कर दूं क्यों आज इतना कार्यक्रम हुआ नहीं। मैं पिछले 8-9 साल से जब से मैंने सांसद का चुनाव लड़ा, जब से सांसदें लगी है, मैं इनको पूरा देखता हूं। मनी बिल इनका गोरख धंधा होना यह चाहिए कि चाहे लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में आए, मनी बिल सिर्फ वो बजट वाला बिल है जिसके अंदर राज्यसभा की टांग नहीं, भाई पैसे हमारे हैं राम पार। बाकी में ये जबरदस्ती लोकसभा के अध्यक्ष को आर्टिकल 110 में पावर है, पूरे पावर तो नहीं है लेकिन इन्होंने जबरदस्ती, तो सुमित्रा महाजन के भी उसने कब्जे किया, ये साथों ने किया। इन बिलों को पास करने का एक तरीका तो ये है कि ये, जबकि विपक्ष ये कहता है कि आप इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दो और राज्यसभा वाले कहते हैं सेलेक्ट कमेटी में बनाओ। वो उन कमेटियों में क्या है कि मेंबर होते हैं करीब 25, 30, 35 इस तरह से संख्या बना रखी है। 18 ये है इनकी कमेटियां बनी हुई। उन कमेटियों में भेजने से ज्यादातर चेयरमैन तो इनके हैं लेकिन संख्या विपक्ष की भी होती है, उसमें रिपोर्ट आती है, सबके कमेंट आते हैं। फिर इनको ये होता है कि वहां ये तय हो जाता है कि आप इसको पब्लिक डोमेन में डाल दो। तो पब्लिक डोमेन में जनता तो समझती नहीं, कई बार डालते हैं। इन्होंने बीजेपी ने तो डाले ही नहीं। एक मैंने विकलांग का बिल था वो डाला तो उसमें मेरे पास फोन भी आया, मैंने कुछ सुझाव भी दे भी विकलांग वाले में मामले में। तो कुछ बहुत कम बिल आते ऐसे होते हैं जो पब्लिक डोमेन में डालते हैं तो पब्लिक खुद समझती भी नहीं है कि भाई पब्लिक डोमेन में हमें कुछ सुझाव देना चाहिए। यूं तो सड़कों पे हल्ले बहुत करेंगे, लेकिन ये पतली गलियां मैं बता रहा हूं कि स्टैंडिंग कमेटी से छीन लिया, मनी बिल बना करके इन्होंने कब्जा कर लिया उस बिल को। और जब इनको लगा कि भाई ये बिल्कुल मामला गड़बड़ा सकता है, कोई लफड़ा नहीं और जनता सुन लेगी, बाकी तो इनके पास बहुमत है, तो ये बुलडोज करते रहे। अब की बार इन्होंने जनता नहीं सुन ले, इस बात के लिए इन्होंने सस्पेंड करने की कार्रवाई छोटी छोटी बातों के ऊपर करके इन्होंने 100 तो वहां से निकाल दिए लोकसभा से, 46 यहां से निकाल दिए, तो करीब 146 से 4 पहले कर रखे हैं। एक बार की घटना है, मैं वो भी आपको शेयर कर दूं। रजनी पाटिल है, रजनी अशोक राव पाटिल महाराष्ट्र से है वो, राज्यसभा, उसने वीडियो बना लिया था अंदर। तो प्रिविलेज नहीं है कि अंदर से वीडियो बना करके आप किसी को शेयर कर दो। तो वो हाउला हो रहा था, तो ये फोटोएं दिखा नहीं रहे थे विपक्ष की, तो इन्होंने कहा यार क्या करें, हमें तो ये दिखा ही नहीं रहे। तो रजनी ने पीछे खड़े होकर के विपक्ष की फोटोएं डाल के देखो हमारे साथ में ये अत्याचार हो रहा है, ये करके डाल दिया। तो साहब इन्होंने इसको 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। पावर है इनके पास में सस्पेंड करने का। तो रजनी बीच में वो आम आदमी पार्टी वाला राघव चड्ढा था, उसको कर दिया इन्होंने सस्पेंड। तो बीच में कई सस्पेंड ऐसी छोटी छोटी बातों पे सस्पेंड हुए हैं, मोरल फलाना है साहब, ये प्रिविलेज है। अब प्रिविलेज क्या, सोशल मीडिया पे आपका, मैं इसको देखता हूं तो मैं उसमें से क्लिप निकाल लेता हूं। भाई यूट्यूब पे पड़ा है ना, ये तो चलती है ना सेशन, तो यूट्यूब पे पड़ा है तो मैं बच्चे को कहता हूं कि इतने बज के इतने मिनट का क्लिप बना करके मुझे दे दे। अच्छा, ये सांसद खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी क्लिप भेजते हैं कि मैंने ये बोला है। अब ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी में ये बड़ा एक नाटक कर रखा है इन्होंने कि अंदर फोटो नहीं खींचेगी किसी की, अंदर की फोटो है वो बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि अंदर यह क्या है कि हम तो क्लिप वही खींचते हैं ना जो क्लिप यूट्यूब पे दिखता है, तो वहां वो दिखाते नहीं इनकी फोटोएं तकते वगैरह। कोई कभी कभी ये थोड़ी ऊंची करते हैं तो हमें पता लगता है कि वो एक नजर रखते हैं, तब क्या है तक की लेके खड़े दिखते हैं। तो इस तरह से अवॉइड करते हुए कभी मन बिल बना लेना, कभी करना, फिर इनको करके और ये जब वॉकआउट कर दे तो पीछे से वापस बैठ करके बिल पास कर लेना। तो जीएसटी वाला भी इन्होंने ट्रिब्यूनल के नाम पे करके एक इन्होंने प्रोविजनल कलेक्शन टैक्स का बिल पास किया। इसका मैं पूछ रहा था, अकाउंट वालों से पूछा कि भाई ये क्या है, वो बिना बहस के कर लिया। प्रोविजनल वाले में कहते हैं कि 75 दिन तक इनको एक पावर, जैसे अभी ये है ना
1 फरवरी को इनका बजट आया, तो बजट के बाद में टैक्स कलेक्शन का पावर नहीं है। भाई बजट आ गया तो ठीक है, अब बजट पास होगा तब आप टैक्स कलेक्शन करो, उसमें तो टैक्स लगा रखे हैं। इसके बीच में प्रोविजन डाल दिया कि भाई हमारे चलाने के लिए हम टैक्स ले सकते हैं। ऐसा राजस्थान गवर्नमेंट ने कर रखा है, एक कोई और गवर्नमेंट है, मैं नाम भूल गया, इन्होंने भी अपने लेवल पे पास कर रखा है। यानी बजट के अंदर जब प्रोविजन आपने टैक्सेशन का डाल दिया, किसी में घटा दिया, किसी ने बढ़ा दिया ना, तो वो आप टैक्स नहीं ले सकते, तो उसको प्रोविजनली कलेक्शन करने का एक इन्होंने फंडा डाल करके बिल पास कर लिया, जो किसी बहस हुई नहीं, विपक्षी था इनका। फिर इनका बिल आया साहब आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस का। ये बहुत ही यूनिक बिल आया और देश की आम नागरिक जनता और हम सब के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। हड़ताल करने वालों को कब्जे कर लिया इन्होंने। राजद्रोह के नाम पे देशद्रोह का एक टाइटल डाल करके ऐसा कर दिया कि देशद्रोह मानेंगे, यदि देश की किसी भी चीज को छेड़ दिया तो देशद्रोह कहलाएगा। अब सड़कें रोकना, तो ये सारा कुछ काम है वो इनको देशद्रोह की परिभाषा में डाल दिया। फिर एक आतंकवादी की परिभाषा डाल दी। ये कह रहे हैं साहब हमने ही डाली, पहले तो आतंकवादी की परिभाषा ही नहीं थी, तो फिर आप पकड़ क्यों रहे हो, आतंकवादी की परिभाषा नहीं है। रवीश को सुन रहा था मैं, तो स्थिति यह है कि कुछ ऐसे गोरख धंधे अंदर इसके डाले। सीआरपीसी आईपीसी पुराना खाका था, वो बिल्कुल ठप कर दिया उनको, धाराएं सारी थी लगभग वही है ढांचा, लेकिन तोड़ मड़ोड़ ऐसा किया कि पहले अंग्रेज अपने आदमियों को चोटी पकड़ के रखते थे, अब इन्होंने चोटी पकड़ने का एक नया मेथड अपनाया। वो मेथड ये अपनाया कि परिभाषाओं में बदलाव किया कि जैसे मुसलमान है, कोई ऐसी बात कह दी साहब देशद्रोह हुआ तो इसको चिपका दो, ये फिर देशद्रोह के नाम से सड़ता रहे, यूएपीए लगा दो और उसको कर दो। पहले राजद्रोह था के राज के विरुद्ध में था, राज की कटवी भले ही करो, देश की कटवी नहीं कर सकते। अब देश की कटवी का मायना क्या है, ये अब हमारे समझ में कोई ज्यादा आया नहीं। जैसे बिल आएगा इसका पूरा राष्ट्रपति से साइन होके तो पढ़ेंगे क्या परिभाषा, एग्जैक्ट परिभाषा क्या दी है। देश एक तो देशद्रोह कैसे होगा, मतलब देश के विरुद्ध द्रोह कैसे होगा। देश में तो कोई सत्ता है, कोई या मंदिरों के विरुद्ध में या राम के विरुद्ध में कह दे तो भी ये देशद्रोह मान सकते हैं, कोई ऐसी बात हो सकते हैं। तो एक तो परिभाषा में वहां उलझा देंगे सारों को। फिर आतंकवाद के नाम पे उठा देंगे, संपत्ति जब्त करने का खट्टर ने कुछ ऐसा कुछ किया था, कुछ एक्ट कहते हैं, तो उसको ठप्पा लगा के और कन्फरेंस कर दिया। इस मामले को बाद में इन्होंने मोटा मोटा ये किया कि न्यायालय की जो टांग थी उसको कम किया। 90 दिन तक, पहले 14 दिन तक की थी पीसी थी, यानी पुलिस कस्टडी थी, उसको इन्होंने 90 दिन तक उसको एक्सटेंड करते रहो। 90 दिन तक उसको पुलिस की कस्टडी में सड़ा सकते हैं ये लोग आराम से। ये इनके कानून में इनको कुछ बातें डाल दिया। वो पूरा आएगा तो पढ़ेंगे, लेकिन जो बहस हुई वो मैंने जो सुना उनके अंदर जो है ये तालियां पीट पीट के कह रहे थे कि हाँ ऐसा होगा तो हम ये कर देंगे। ये क्यों, विपक्ष तो था नहीं। अब विपक्ष की कोई बात आती है तो मैं आपके साथ कुछ अलग शेयर करता, लेकिन बिल आएगा तब देखेंगे। लेकिन मोटा मोटा कुछ यूट्यूब चैनल से, रवीश से, कुछ वो अंजुमन से, कुछ यूट्यूब वाले लोगों से मैंने कुछ मटेरियल कलेक्ट किया कि आखिर इन्होंने क्या मोटा काम किया। आतंकवाद वाली परिभाषा भी पढ़ेंगे, किसको ये आतंकवादी मानते हैं, तो वो परिभाषा भी आएगी। इसके बाद में मोटा काम एक और किया कि वीडियो वगैरह ये जो कुछ भी बढ़ेंगे ना, इनका एविडेंस पहले मान्य नहीं था, तो वो मान लेंगे ये। अब मैं ये सोचता हूं कि भीमा कोरेगांव का जो प्रकरण हुआ, उस प्रकरण में कई लोग अभी जेल में सड़ रहे हैं, एक तो मर ही गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बातें कही कि भाई इसमें जब वो जिस आदमी को पकड़ा, जिसका लैपटॉप पकड़ा, जिसमें ये बात थी कि प्रधानमंत्री के मारने का षड्यंत्र है इसमें, और वो मेल किसी बंदे ने उसके लैपटॉप में प्लांट कर दिया, हैक करके उसके कोई पासवर्ड मिल गए होंगे या क्या सिस्टम है। हैक होने के बाद में अमेरिका गया वो लैपटॉप, और अमेरिका में उन लोगों ने, कई लोग मिलकर के उन्होंने जांच करी। उसने कहा मेरे कोई मेल ही नहीं, ये मेल आपके लैपटॉप में कोई भी प्लांट कर सकता। मैं ये बोल रहा हूं, मेरा जो लैपटॉप या मेरा मेल एड्रेस है उसके अंदर कोई आदमी ये कह दे कि हनुमान राम प्रधानमंत्री के मारने का षड्यंत्र कर रहा, टाइप करके इसमें डाल दे, तो वो करके इन्होंने करीब 15-20 लोग सड़ रहे हैं। बहुत ही थिंक टैंक लोग थे वो,
जिसको कि ये अर्बन नक्सल कहते हैं। अब जो इंटेलिजेंट ग्रुप है उस ग्रुप को ये इस आईपीसी और इनके अंदर एविडेंस के तौर पे मानने के लिए ऐसे है कि भाई आपने कोई वीडियो बनाया, उसको वीडियो को आपने कट पेस्ट करके और नया कुछ कर लिया, तो इसको इन्होंने मान्यता दे दी। अब इनके वीडियो जो है वो ऑथेंटिक हो जाएंगे, आपके क्या हालत होगी क्या नहीं होगी, आपका क्या करेंगे, वहां ले जाने के बाद में क्या होगा, ये व्यवस्था नहीं है। फिर इन्होंने मेडिकल तो था पहले, लेकिन फॉरेंसिक की टांग अड़ाई कि 60 साल से ज्यादा के जो भी मुकदमे हैं उन मुद्दों में फॉरेंसिक कंपलसरी कर दी। गुजरात में इनकी यूनिवर्सिटी खोली हुई है पहले से अभी, और गुजरात के बाद में 9 राज्यों में और इन्होंने फॉरेंसिक का खोला है। तो जो बच्चे हैं सुन रहे हो आप लोग, तो फॉरेंसिक में अच्छा स्कोप है। 35,000 करीब लेंगे तो जो बच्चों को थोड़ा जिसका भी क्या है, तो मैंने भी मंगाया था। मैंने कहा फॉरेंसिक में अपने बच्चे तो डालो ताकि पता रहे फॉरेंसिक लैब के अंदर कोई भी हेरा फेरी का काम गवर्नमेंट के तंत्र में है, वो चाबी उनके हाथ में है। तो टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्व करना, परिभाषाओं में बदलना और पुलिस का पावर बढ़ा देना, इस तरह का ये बदलाव करके आपके देश में 5-4 दिन में ये लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति के साइन बाकी है, दोनों जगह से निकल गया ये बिल, दोनों का राज्यसभा से पास हो गया, ये मैं लोकसभा वाला कह रहा हूं। और इस तरीके से 164 के एविडेंस में भी कुछ कर दिया। और फिर इन्होंने कुछ टाइम बाउंड किया। टाइम बाउंड ये किया है कि भाई एक आदमी को थाने के अंदर एक पुलिस वाले की जमन हाबियस कॉर्पस होती है, जो मैं लिया हूं आपको भी बता दूं। हाबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है कि भाई आपका कोई आदमी खो गया है तो आप कोर्ट में जाओगे, मेरा आदमी कहाँ है बताओ आप, ये बताने का एक है। तो कोर्ट आदेश करता है कि बताओ जी वो आदमी कहाँ है, मर गया तो बता दो, जिंदा है तो हैबियस कॉर्पस कहते हैं उसको। तो हैबियस कॉर्पस के मामले में एक थाने के अंदर एक पुलिस वाले को नियुक्त कर दिया, और वो एक टेबल लगेगी, बोर्ड पे लगेगा कि हमारे पुलिस की कस्टडी में ये पहले क्या पुलिस कस्टडी में लोग मार के पता ही नहीं लगता था कि गायब कर देते थे, वहां ले जाकर के किसी को पटक देते कि माँ ये गया ये मर गया। तो डेली का डेली ये होगा कि आपके बोर्ड जो है वो के ऊपर लिखा हुआ होगा कि हमारे इसको इसमें पकड़ रखा। पुलिस कस्टडी में जो आदमी है वो होंगे 90 दिन तक, जो सड़ेंगे करेंगे। इनको कोर्ट में 14 दिन के बाद में ले जाना है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर रहता है ह्यूमन राइट का। इसलिए नाटक तो वो सारे इनको करने हैं, लेकिन वो पतली गलियां जो है वो इसमें कर दी थी। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, या समझने का विषय है, या हमारे हर देश के नागरिक को जानने का विषय है। मेरे जितने साथी थे उनको मैंने फोन करके भी कहा, मैंने कहा देखो ये जो भी किसान आंदोलन वगैरह लोग कर रहे हैं, इन लोगों को ये बात को समझ रखो कि हमारे देश में, हम जिस देश में रह रहे हैं उसके कानून की पालना हमारा ड्यूटी भी है, करना ही पड़ेगा। इसलिए यूं नहीं कि बेकी बातों में जाट आरक्षण के मामले में हरियाणा वाले छोरे अभी सड़ रहे हैं, किसान आंदोलन वाले भी कई मुकदमे मर रहे हैं। तो लड़ाई अब ये लड़ी नहीं जाएगी। इस धरती पे लड़ने के तरीके दूर से हो गए हैं, और आपको उस तरीकों को ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और एक साइड में कुछ वकीलों की फौज और इस तरह की पूरा ढांचा खड़ा करना पड़ेगा। चाहे चंदा इकट्ठा करके आप हड़ताल करने जा रहे हो, तो पहले अपना सुप्रीम कोर्ट के 5 वकीलों को अपनी मुट्ठी में लेकर के फिर जाओ, ताकि कम से कम बेस चलती रहे, चलती रहे। इसके सिवाय भी ये तो सड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग सड़ रहे हैं। पूरा भीमक और जो है वो बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, उन सबको ठोक दिया उसमें, कि उसमें कहा उसको उससे मिला दिया, उसको उससे मिला दिया। वहां से ये लिखित में आ गया अमेरिका की कंपनी से कि ये प्लांट किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो तो मान नहीं रहे और पड़ा। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें करने की जरूरत है। राज्यसभा में भी कुछ नहीं, एक एप्रोप्रिएशन बिल आया था 3-4, जिसको वो पैसे मैंने पहले ही बताया था, लोकसभा में हुआ था कि खाद के दूसरे 1,29,000 करोड़ रुपए थे, वो पास करवा लिए इन्होंने। ये नारे लगा रहे थे होम मिनिस्टर बनाओ। फिर राज्यसभा में नेशनल कैपिटल वाला बिल हो गया। अब आ गई 20 तारीख। 20 तारीख को इन्होंने जो है वही लोकसभा में, क्योंकि 2 दिन चला ये जो है ना आईपीसी सीआरपीसी का, वो 2 दिन चला था, दूसरे दिन पास किया था। तो इसके अंदर दूसरे दिन क्या हुआ कि इन्होंने पंजाब वाली जो पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, उसके 2 लोगों को बोलना अलाउ किया। तो हरसिमरत कौर तो जी वो पंजाबियों पे अत्याचार की कोई बातें कह रही थी,
सिमरनजीत ने जो वहां पे वो अभी मुकदमा हुआ है अमेरिका में पन्नू के विरुद्ध में, उस बात को उठाने के लिए करके ये कहा कि भाई आपने ये बिल बनाया, इसमें एनएसए की क्या टांग है। ये डोभाल साहब जो दुकान संभाल रहे हैं ना, कोई भी केस हो उसमें एनएसए में ठोक दो। एनएसए एक दुकान नेशनल सिक्योरिटी के लिए करके सिक्योरिटी का ठप्पा लगा दो। सिक्योरिटी वाला वही आतंकवादी देशद्रोही का कोई एक पूंछ पकड़ के ठोक दो इनमें एनएसए में, और एनएसए इनकी खुद की दुकान है उसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि यार आप ये जो एनएसए प्रधानमंत्री के नीचे आप ये क्या दुकान इसके अंदर फिट कर दी, लेकिन इस बात की कोई सुनी नहीं। और उन बातों का जब यूके और कनाडा वाला जो केस था उसकी बात उठाई तो इसने उस से निकाल दिया कि हमने तो सुनी वो बात, तो वही बात उठाई कि भाई ये भी इसमें, क्योंकि देखो विवेक ने वहां से विदेश से लाने की करने की ये चीजें भी इसमें है, लेकिन वो उसमें गोलमाल उन्होंने कहा भाई है ना, नहीं आप इस पे मत बोलोगे। बोले क्यों नहीं, जब आप किसी आदमी को ये रुपए लेके भागे, इनको लेके आओगे तो उनको भी लेके आने की बताओ ना हमें। तो ये कोई बात सुनी नहीं और इस तरह से बोली। और फिर मंत्री का जवाब आया, ओबीसी ने कहा भाई आप कुछ नहीं, है पूरा बिल है जो मुसलमानों को और जो भी आपके विरुद्ध बोलेगा उनको पकड़ पकड़ के जेलों में ठूंसने का ये काम जो करोगे। अब अमित शाह ने जवाब दिया तो वो कह दिया भाई यदि आपका भारतीय दिल है तब तो ये बिल मेरे तगड़े है, इटली का दिल है तो आपके लिए ये है। राजद्रोह देशद्रोह मैंने कह दिया, फोरेंसिक वाली बात कह दी। फिर अपनी से की 370 आतंकवाद, जम्मू कश्मीर वामपंथी उग्रवाद जो इन्होंने जेल में डाल रखे हैं, आसपा हमने हटाया नहीं है लेकिन 70% हमने खत्म कर दिया। अयोध्या का मंदिर बना रहे हैं, महिला आरक्षण का कर दिया हमने, 3 तलाक का कर दिया। ये करके तालियां पीटते रहे। और अपील करने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक बीच में ढांचा फिट कर दिया इसका, भी इन्होंने ताड़ियां पीटी। लेकिन विपक्ष के कुछ मैंने वीडियो सुने कि भाई आप यहां से किसी में अगले कोर्ट में अपील करो तो इसकी खुद की एक दुकान डाल दी अंदर कि अपील करने योग्य नहीं बोलने। तो अब उस अपील वाले में कहा भाई ये तुमने तुम्हारा अंदर का ढांचा, यानी आप पंच डाल दो, जैसे ये खाप पंचायत चल रही है या इस तरह की पहले व्यवस्था थी, उसको ढांचा खड़ा कर दिया बीच में। तो अब तो पूरा बिल आएगा और कई वकीलों को भी कई चीजें पढ़नी पड़ेगी, मेरे जैसे का तो क्या पता लगेगा। लेकिन मैंने जो सुनी आपको और महिलाओं को पूरा बोलने का मौका दिया, जो उनकी महिलाएं थी पूरी पूरी बोली। बाद में एक टेलीकम्युनिकेशन का बिल आया। टेलीकम्युनिकेशन में जो ट्राई वगैरह थे इसमें भी बहुत बड़ा, क्योंकि इनको तो खास बिल ही तो करने थे ना। टेलीकम्युनिकेशन में अंबानी के लिए इन्होंने कई रास्ते खोल दिए, प्राइवेट के लिए पूरा एक ओटीटी का प्लेटफॉर्म है, वो शायद फूल कुमार जी जानते हो, मुरन नहीं है, लेकिन वो कोई फिल्में दिखाने का ऐसा है तो वो अभी इन्होंने किया नहीं है, तो इसमें कोई मिली बत्ती है। और प्राइवेसी लाइसेंसिंग स्पेक्ट्रम के बारे में इन्होंने जो है एक दुकान इनकी पूरी अंबानी जी के लिए ढांचा एकदम से खड़ा कर दिया। 20 को राज्यसभा में वो जाति किसान इंसल्ट विषय खड़के 135 साल पुरानी वो धनकर साहब की कहानियां खड़े रह करके प्रश्नकाल किया इन्होंने, नाटककारी की। राहुल की वो कहा कि ये वीडियो क्यों बना दिया, एलओपी की नहीं सुनता, किसान सभा हड़ताल, ये चलता रहा। हाँ वो करके 11 बजे आए, फिर 11:15 बजे आए, फिर 11:30 बजे आए, फिर 11:45 पे आए, फिर 12 बजे जाकर के जमे। वो मैंने रीलों में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताया। जीएसटी वाला बिल राज्यसभा में निकाल दिया। अब जब वो आए 12 बजे तो इन्होंने काम शुरू किया फुल स्विंग पे। पहले तो वो जाट वाली वो कहानियां रो रुआ के रांडीरों ने जितने थे उनके अपने तरीके से लगाया। प्रोविजनल कलेक्शन का बिल पास कर दिया, जो मैंने पहले बता दिया। सीजीएसटी का बिल पास कर दिया, जो मैंने ट्रिब्यूनल के मामले में बता दिया। और बाद में इनका जो है इस प्रकरण का डिजिटल भारत के नाम से निधि बना दी, जो पहले निधि थी उसका नाम चेंज कर दिया। और पीयूसीएल का कोई फैसला था कोर्ट के ऊपर, तो कोर्ट जो फैसला देता है ना उसमें से कोई एक लाइन पकड़ते हैं, एक नया फड़ंगा ठोक देते हैं, तो वो कोर्ट भी बोलना पड़ जाता है, नई अपनी दुकान खोल लेते हैं। ये इनकी वकीलों की अच्छी खासी फौज है इनको। 21 तारीख में वहां वही नारेबाजी हुई। और इलेक्शन कमीशन का बिल, जो पहले भी अपन ने कैसे कहेंगे इलेक्शन कमीशन का, इन्होंने प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री का नियुक्त उनका एक मंत्री होगा, एक विपक्ष का होगा, इसे करके अब इन्होंने इलेक्शन को कब्जे कर दिया, आदमी को कब्जे कर दिया, देशद्रोह राजद्रोह में लेकर के आपके फोन को कब्जे कर दिया, प्रेस के अंदर फिर कब्जा किया। अब बिल आया प्रेस का 21 तारीख को। जब क्यों अब सुनना मामला था प्रेस का, रेगुलेशन के मामले में इन्होंने पूरा का पूरा ढांचा था उसको अपने कंट्रोल में लेने के मामले में प्रेस कब्जे हो गई।
और फोन आपका कब्जे है ही, और आईपीसी और इसके अंदर आपका शरीर कब्जे है ही। आप कमाओ खाओ 5 किलो अनाज लो और मस्त रहो अपने तरीके से। तो ये करके इन्होंने 21 तारीख को 22 की जगह खत्म कर दिया। एक स्टेटमेंट देना था, इनका खुद का सांसद था जिसने वो बच्चे कूदे, तो बेरोज उस बात को दबाना था, इनको अपनी शासन चलाना था। ये पूरा ढांचा इन्होंने खड़ा करके, ये लास्ट सेशन ही था। अब ये बजट आएगा, नजर रखेंगे, आपके साथ फिर मिलते रहेंगे। अब हमारा सेकंड चरण जो है, इस पे भी बात रखेंगे अपने। सेकंड चरण जो हमारा ये है कि भाई ये जो यू टर्न लेके या घटना को डाइवर्ट करने का, यू तो क्या डाइवर्ट किया गया, घटना तो थी बेरोजगारी, बच्चे और संसद की सेफ्टी, उसको इधर डाल करके धनखड़ साहब ने जो ये व्यवस्था खड़ी की, जाति के मामले में खड़ी की। तो राम प्रसाद जी से मैं पहले ले लूं और उसके बाद में सुवालाल जी और फिर फूल कुमार जी, क्योंकि संसद वाली कार्रवाई तो मोटी मोटी थी, अपन ने सुन ली। और मैं एक बात कह दूं, ननू तू ये तेरा रिकॉर्डिंग बंद करता हो तो तेरा कर दे। मैंने आज का कहा था कि ज्यादा रिकॉर्डिंग लंबी नहीं करेंगे। सुन रहा है क्या ननू? तो चलो जो भी हो, अपनी बात को सहमति रखेंगे अपने। तो रामप्रसाद जी आप ये बात रखिए कि ये जो कुछ भी आज देश का ढांचा 35-1 की कहानी भी है, जातियों का क्या वजूद है, क्या सिस्टम है, आप इतिहास पढ़ते रहते हैं, तो इतिहास के परख में आप अपनी बात को रखें 5-7 मिनट में। पूरे फिर सुहालाल जी पॉलिटिकल नए बड़े असेसमेंट, ये हमारे लिए सबको बहुत बड़ी राम राम। खुशी की बात है। ये अब जो वर्तमान में व्यवस्था हमारी चल बच्चियां रही है, संघर्ष कर रही थी, वो व्यवस्था तो वो न्याय मिलने की उम्मीद प्रकृति, है। मानव और जीव ये के दो विरोध में। दो 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 आवाज कैसे आ रही है? 1 मिनट राम। करते हैं, और अगर ये फैसला और नया बढ़िया ये कुश्ती संघ बनता है और किसी दूसरे को ले लो, एक आदमी बोल रहा मेरे साथ। ठीक है राम प्रसाद जी, आपके साथ कोई आदमी बोल रहा है, फिर आपका मतलब नहीं है। आप थोड़े से दूर से, आदमी चुप नहीं होते हैं तब तक आपकी बात डबल आ रही है, उसके तो हिसाब से। किसी और को ले लो आप। हाँ सुवालाल जी, आप अपना विश्लेषण दो। जो बातें हुई, संसद की बात हुई, और जातिवाद वाली ये इतिहास परक फूल कुमार जी और राम प्रसाद जी थे, तो इसको बन के हम इसको एक मोड़ देना चाहें। 35-1 की लड़ाई खत्म कैसे हो, इसका एक डायरेक्शन रहेगा। हम बहुत ही हाई क्लास लेवल से अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर ये ढांचा क्यों खड़ा हुआ है, उस बात पे इन दोनों के बाद में आप अपना विश्लेषण करेंगे। तो सुवालाल जी, आप अपना माइक खोलें और अपनी टिप्पणी दें। थैंक यू, धन्यवाद सभी को। आपने सभी बातें बता तो दी है, और मैं तो उस तरीके से ज्यादा ध्यान नहीं रखता हूँ जितना फूल कुमार जी, राम प्रसाद जी बताएंगे। मेरा तो यही मानना है कि जो भी राजनीति में हो रहा है, वो मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ये करने की दिशा में है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इस मतलब कि परिवर्तन करेंगे, लेकिन लोगों का ध्यान हटाने के लिए, लोगों का मतलब कि उस मुद्दे पर नहीं आए लोगों का ध्यान, इसलिए ये ऐसा माहौल भी बनाते हैं। और दूसरा ये है कि आज की राजनीति में अगर देखा जाए तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, डेमोक्रेटिक हो या पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, ना कोई वो ऑटोनॉमस है, ना कोई इंडिपेंडेंट है। वो सब एक तरीके से सेंट्रलाइज हो चुके हैं। जो उनका फंक्शनिंग है और उनके जो एजेंडे हैं या जो उद्देश्य होता है कोई इंस्टीट्यूशन, वो सब एक ही हाथ से या एक ही जगह से, एक ही सेंटर से रेगुलेट हो रहे हैं। चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे एज ए राज्यसभा के या लोकसभा के अध्यक्ष हो, जो भी है कॉन्स्टिट्यूशनल
पोस्ट या पोजीशन सब एक तरीके से सेंट्रलाइज है। अब इनमें ना कोई ऑटोनॉमी बची है, ना कोई इंडिपेंडेंसी है। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, और मुझे जहां तक लगता है कि एक नया राष्ट्र इनका जो 1925 में जब ये आरएसएस से बनता है, वो जो संकल्प लेता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा ये कर रहे हैं। तो अभी इनका समय है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो ये इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो अब इसमें यही होगा कि वो किसी भी प्रकार से कोई विरोध या ओपोजिशन आए, उसको रोकना है, दबाना है, उसको होने नहीं देना है। तो ये सब तरीके इसलिए हो रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा जो समस्या इन